जिस सरकार की मंशा ही ये कहते, जिसके शीर्ष नेतृत्व का नेता ये कहता हो कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? तो किसी को रोजगार देगी, किसी के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रबंध करेगी, किसी को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएगी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडेय दुबे। आज हम इस समय इस मौके पर पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से सटे बगल में है। आज देश की बात हो रही है और जबकि ये माना जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी को अगर सही तरीके से अगर कायम रख दिया जाए तो वह देश विकास करेगा, वह घर विकास करेगा, वह विकास के पथ पर होगा। तो ऐसे मामले में लीजिए, अब हम सीधे जो है इसकी जानकारी लेने के लिए हम देवेंद्र प्रताप शाही उर्फ बब्बू शाही, जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही जुझारू जो है कि नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे सुनिए कि किस तरीके से देश आज जा रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो लीजिए सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। हमारे साथ बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य देवेंद्र प्रताप शाही उर्फ बब्बू शाही, और आप महाराजगंज जनपद के सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। इसमें मुद्दा चल रहा है महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य को लेकर के। आपकी इस पर क्या राय है, आपसे जानेंगे कि महंगाई आपकी सरकार में क्या थी और इस समय क्या है, बेरोजगारी दर उसमें क्या था, आज बेरोजगारी दर क्या है, अस्पतालों का क्या हालत है, स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, आपसे पूरा डिटेल आज जाना जाएगा। जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको धन्यवाद और समस्त उत्तर प्रदेश की जनता को मेरा अभिवादन। मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए ये ज्वलंत मुद्दे हैं जिनकी आपने बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई। लेकिन सरकार का शुरू से ये रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, शुरू से ये भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि मेन मुद्दों से जो है जनता को भटकाया जाए। उसमें जो है आप नए नए चीज़ें देखते हैं, कभी जात की बात होगी, कभी मंदिर मस्जिद की बात होगी, लेकिन कभी स्वास्थ्य शिक्षा की बात नहीं होती। जबकि सच्चाई ये है कि अगर एक देश को विकसित राष्ट्र बनना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर उसको काम करना होगा। और मेरे देखने में आप बता दीजिए कि 2014 से केंद्र में भाजपा की सत्ता है और 2017 से प्रदेश में भाजपा की सत्ता है। आपसे एक बात मैं शेयर का, आप भी अनुभव कर रहे होंगे, आज के टाइम में आप ब्लॉक में चले जाइए, आज के टाइम में आप तहसील में चले जाइए, आज के टाइम में आप जिला मुख्यालय पर चले जाइए, जितने अधिकारियों के ऑफिसेज हैं वो किसी विकसित राष्ट्र की भांति जो है उनका साज सज्जा कराई जा रही है। मेरा ये पूछना है कि जो 80% लोग, 70% लोग जिनको आपका ही आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, यानी आप अनाज दे रहे हैं तो वो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो उन 80 करोड़ लोगों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय और जो स्वास्थ्य केंद्र जो है, पीएचसी है, सीएचसी है, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, तो उनमें इन 10 वर्षों में क्या उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, कौन सी बिल्डिंग अच्छी हो गई, किसमें बहुमंजिली इमारतें बना दी गई, किसमें चिकित्सा की सुविधा आ गई, किस विद्यालय में प्राइमरी के अच्छे अध्यापक आ गए, अध्यापकों की तमाम रिक्त चीज वो हैं, भर्तियां हैं जिसमें भर्ती नहीं की जा रही। अभी देखिए 69,000 शिक्षकों का आया था, शायद वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एक बात और बेरोजगारी के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कारण है, आप पूरे भारत के सारे प्रदेशों को, जितने भाजपा से शासित प्रदेश हैं, गुजरात को देख लीजिए, चाहे आप गुजरात चली जाइए वहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, क्या कारण है कि पिछले 10 साल में जितनी परीक्षाएं रोजगार के लिए आयोजित की गई वो आज तक क्यों लीक होती रही? इसके पहले की सरकारों में तो कभी भी लीक नहीं होता था पेपर, जबकि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कंप्यूटर भी नहीं था। आज के टाइम में आपको सारी चीज़ों को रोकने के लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आपके क्यों पेपर? क्योंकि आप युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं रोजगार से। और अच्छा ये बताइए, जिस सरकार की मंशा ही ये कहते, जिसके शीर्ष नेतृत्व का नेता ये कहता हो कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? तो किसी को रोजगार देगी, किसी के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रबंध करेगी, किसी को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएगी? रोजगार और नौकरी में अंतर होता है ना।
नौकरियां आपको पता है 4,50,000 रिक्त पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं और पूरे हिंदुस्तान के अगर आंकड़े को लीजिएगा तो 30 लाख पद सरकारी नौकरियां खाली हैं। मैं ये कहता हूं कि उसको आप क्यों नहीं भर रहे हैं? आउटसोर्सिंग तो लाइनस बढ़ा जा रहा है। देखिए, सरकारी नौकरी क्यों चाहता है आदमी? जीवन में कभी भी आप रोजगार ऐसा खोजते हैं जो निरंतर आपको आपके परिवार को चलाने के लिए एक आय प्रदान करे। ठीक, अगर आय नहीं कोई रोजगार प्रदान कर रहा है, उसमें अनिश्चितता बन रही है, तो लड़कियों की कोई शादी नहीं करना चाहता है लड़कों से। और जब स्थिरता होती है तो वो आदमी अपने पूरे मनोयोग से काम भी करता है। जब आप किसी को 18,000 15,000, आज ये बताइए कि जो मनरेगा की जो वो है क्या कहते हैं मूल्य है पर डे का, वो भी 250-300 के करीब है मेरे ख्याल से, 252 रुपया। और जो बाहर जाके बच्चे कमा रहे हैं, बेरोजगार जो हैं, जो किसी भी तरह अपना घर चलाने के लिए जो है वो करते हैं, पलायन करते हैं, बिहार और यूपी के लोग, वो जा रहे हैं तो वो 14,000 15,000 पेंट और पॉलिश करके और जो है छोटे छोटे काम करके कमा लेते हैं। तो आपके 18,000 रुपये देने से किसी के परिवार का कैसे खर्चा इस महंगाई में चल पाएगा? जरा आप हमको समझा दीजिए। तो पलायन नहीं रुक रहा है अभी। पलायन यूपी बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या, और पलायन की ये समस्या है कि आपने जहां उद्योग विकसित करने चाहिए थे, अब जैसे कृषि प्रधान हमारा जिला है महाराजगंज, अगर यहाँ पराली की समुचित व्यवस्था कर ली जाए, डीएम और सारे लोग तो जब किसान पराली जलाता है उसकी मजबूरी है 3,000 4,000 पराली इकट्ठा करवाने में मजदूरी चाहिए, वो खेती ही नहीं कर पा रहा है, घुट घुट के मर रहा है, तो वो कहाँ से पराली जलाने के लिए इंतजाम करेगा? आप बताइए। तो जो घाटे का सौदा है उसको और आप घाटे में लाना चाहते हैं कि जो आदमी उससे जी भी पा रहा है वो जी भी ना पाए कल। और आपने कितना फूड प्रोसेसिंग का, कितने चावल से बनने हुए प्रोडक्ट, कितने पराली से बनने हुए, गत्ता बनता है पराली से, दफ्ती बनती है पराली से, उससे सामान पैक होते हैं। तो उससे आप अगर 1-2 फैक्ट्री कहीं फरिंदा में डलवाए होते, नौतनवा में डलवाए होते, महाराजगंज में डलवाए होते, और 1,000 बच्चों को नौकरी मिली होती और इस जिले का जो है GDP बढ़ा होता। ठीक, तो आपने ये तो नहीं किया।